नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं रामलाल कंकड़वा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम कक्षा 2 के पार्ट नंबर 2 मानव तंत्र यानी कि ह्यूमन सिस्टम के पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। कल पार्ट ए में हम मानव तंत्र के जो पहला भाग था अंग उसको पढ़ा था और आज हम उसके दूसरे भाग पाचन ग्रंथियों को शुरू करते हैं। तो चलिए आप भी जुड़ जाइए इस वीडियो के साथ, फिर हम अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। कक्षा प्रारंभ करने से पहले आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको आज पाचन ग्रंथियां और उससे संबंधित स्रावित होने वाले रस आदि के बारे में बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अपने डाउट क्लियर कीजिए। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाचन ग्रंथियां। हेडिंग होगी आपकी पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां या आप कह सकते हैं पाचक ग्रंथियां। तो चलिए ये पाचक ग्रंथियां हैं वो 3 प्रकार की होती है। पहली प्रकार की होती है आपकी कौन सी? लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? लाल ग्रंथि। अब अगर आप इस लाल ग्रंथि का अंग्रेजी नाम जानना चाहते हैं तो इस लाल ग्रंथि को सैलिवरी ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैलिवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि के बारे में बात की जाए तो दूसरी ग्रंथि है आपकी कौन सी ग्रंथि? दूसरी अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि। अगर इसका अंग्रेजी नाम देखा जाए तो इनका नाम होता है पैनक्रेज। क्या होता है? पैनक्रेज। और तीसरी जो लार ग्रंथि है उसका आप नाम देखिए, मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, उसका नाम है यकृत ग्रंथि और आप इसको अंग्रेजी में लीवर भी कह सकते हैं। कौन सी ग्रंथि? यकृत ग्रंथि। तो मुख्य रूप से आप अभी इन 3 ग्रंथि पाचक ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करेंगे जो इस प्रकार है कि लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी लाल ग्रंथि। ये लाल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, इसकी संरचना कैसी होती है और ये मनुष्य में कितनी जोड़ी पाई जाती है, ये अंतःस्रावी होती है या बहिःस्रावी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लार ग्रंथि। हेडिंग अपनी लाल ग्रंथि या आप इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं सैलिवरी ग्लैंड। लाल ग्रंथि, नाम में कंफ्यूज मत होना, लाल नहीं लार ग्रंथि, ठीक है। तो चलिए लाल ग्रंथि क्या होती है, देखिए कि लार ग्रंथि है वो मनुष्य में 3 जोड़ी पाई जाती है। कितनी जोड़ी पाई जाती है? 3 जोड़ी। यानी कि 3 जोड़ी किस प्रकार पाई जाती है, कौन कौन सी 3 जोड़ी होती है उसके बारे में अगर आपको बताता चलूं तो देखिए पहले तो आप नोट कर लेना कि जो ये मनुष्य में कितनी जोड़ी पाई जाती है? 3 जोड़ी। ये रही आपकी 3 जोड़ी। आपको चित्र भी बताया जाएगा लेकिन आप पहले समझ लीजिए। ये रही आपकी 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। पहली जो होती है वो होती है कर्णपूर्व ग्रंथि। कौन सी? कर्णपूर्व ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में पेरियोडिक ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरियोडिक ग्लैंड। अगर आप मीनिंग लिखना चाहते हैं तो मीनिंग होती है PAROITID, पेरियोडिक ग्लैंड GLAND। यानी कि जो पहली लार ग्रंथि की जोड़ी है वो होती है आपकी कर्णपूर्व, जिसको आप इंग्लिश में पेरियोडिक ग्लैंड भी कह सकते हैं। दूसरी जो लार ग्रंथि होती है आपकी वो होती है अधोजम ग्रंथियां। क्या होती है? अधोजम। नाम लिख देता हूं, अधोजम ग्रंथियां। अधोजम ग्रंथियों को इंग्लिश में कहा जाता है सबमैंडिबल ग्लैंड। और तीसरी जो होती है आपकी होती है अधोजीवा ग्रंथि। तीसरी होती है
अधोजीवा ग्रंथि। ये रही आपकी 3 नंबर अधोजीवा ग्रंथि। अधोजीवा ग्रंथि, ठीक है। अब अगर इनके बारे में बात करें कि ये होती क्या है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपनी पहली कर्णपूर्व जो ग्रंथि है उसके बारे में। अब देखिए ये ग्रंथि क्या होती है, लार ग्रंथि की सबसे बड़ी जोड़ी है, या आप यूँ कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? सबसे बड़ी। नोट करते रहना, समझते रहना कि सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी होती है। अब अगर इसके आगे की बात करें तो ये कानों के नीचे, कहां पर? कानों के नीचे, यानी कि ये कान के नीचे पाई जाती है। कहां पाई जाती है? कान के नीचे। अगर कान के नीचे की बात की जाए तो आप इसको सीधा याद कर लेते हैं कि ये कहां पर पाई जाती है? गालों में पाई जाती है, हमारे चिक में पाई जाती है, ठीक है। और इसके अगर तीसरे पॉइंट पर बात करें तो ये जो ग्रंथि होती है नलिका कर्तन दांतों के समीप खुलती है, यानी कि इन ग्रंथियों की जो नलिका है, या आप यूँ कह सकते हैं इन ग्रंथियों का जो मुख है वो कहाँ खुलता है? आपका कर्तंक दांतों के पास। कहाँ खुलता है? कर्तंक दांतों के पास, ठीक है। ये होती है आपकी कौन सी ग्रंथि? पहली ग्रंथि, लार ग्रंथि का पहला बिंदु कर्णपूर्व ग्रंथि। अब अगर आपको कहा जाए कि ये किस नाम के तरल पदार्थ का स्राव करती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है, आप उसका नाम लिख लो। उस तरल स्राव का नाम होता है सिरमी। क्या नाम होता है? सिरमी। कौन सा? सिरमी। अब इसको मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि जो लार ग्रंथियां होती है वो 3 प्रकार की, 3 जोड़ी होती थी। पहली जोड़ी थी अपनी कर्णपूर्व ग्रंथि, तो आपको बताया कि ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और कहाँ पर पाई जाती है? कि कानों के नीचे अर्थात गालों में पाई जाती है। और इसकी जो नलिका का जो मुख है या ग्रंथि का मुख है वो कहाँ खुलता है? कर्तक दांतों के पास खुलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या होता है? ये सिरमी तरल का स्राव करती है। तो ये हुई आपकी पहली जोड़ी जो जिसका नाम था कर्णपूर्व। अब अगर दूसरी ग्रंथि के बारे में बात करें तो दूसरी थी अपनी अधोजम ग्रंथि। अब ये अधोजम ग्रंथि होती क्या है इसको ध्यान से देखिएगा। ये पेज क्लियर कर देता हूं, फिर लिखते रहना आप। ये हो गया क्लियर पेज। अब अगर अधोजम ग्रंथि के बारे में बात की जाए तो होता क्या है कि ये जो ग्रंथि है वो जो अपना ऊपरी जबड़ा और निचले जबड़े के जोड़ पर पाई जाती है, यानी कि ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा इनके जोड़ पर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? जोड़ पर पाई जाती है, यानी कि ये कहां स्थित होती है? ऊपरी और निचले जबड़े के जोड़ पर, अर्थात जो आपके थोड़ी वाला हिस्सा होता है उस पर पाई जाती है। अगर इसके बारे में आगे की बात की जाए तो इस ग्रंथि की नलिकाएं मुख्य गुहा के फरस पर खुलती है। कहां पर खुलती है? मुख्य गुहा के फरस पर, यानी कि जो नलिका है वो मुख्य गुहा के फरस पर खुलती है, मुख्य गुहा के फरस पर, ठीक है। अब अगर इसके आगे की बात की जाए तो इसको क्या कहा जा सकता है? मिश्रित ग्रंथि, या आप इसको कह सकते हैं मिक्सचर ग्लैंड, ठीक है। और ये जो है तरल तथा श्लेष्मिक स्रावण करती है। क्या करती है? एक तरल पदार्थ और श्लेष्मिक का स्रावण करती है। मैं नाम लिख देता हूं, देख लीजिएगा। क्लियर पेज करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। कौन सा करती है? एक तो करती है तरल और दूसरा आप नाम लिख सकते हैं, उसका नाम है श्लेष्मिक। क्या नाम है? श्लेष्मिक। यह होती है आपकी कौन सी ग्रंथि? अधोजंब ग्रंथि। अब अगर लार ग्रंथि के तीसरे जोड़ी के बारे में बात की जाए तो वो होती है आपकी अधोजीवा ग्रंथि। और ये अधो ग्रंथि जीवा क्या होती है इसके बारे में देखिए आप।
अधोग्रंथि जो जीवा है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो आपके जो ये ग्रंथि है वो जीवा के नीचे अर्थात जीभ के नीचे पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? जीभ के नीचे। तो आप लिख लीजिए जीभ के नीचे, यानी कहाँ पाई जाती है? जीभ के नीचे। अगर दूसरी बात की जाए तो ये सबसे छोटी लार ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? सबसे छोटी, सबसे छोटी लार ग्रंथि। सबसे छोटी लाल ग्रंथि के बाद में अगर बात की जाए तो इन ग्रंथियों की जो नलिकाएं हैं वो कहां पर खुलती है? फ्रेनुलम में खुलती है। कहां पर खुलती है? फ्रेनुलम, फ्रेनुलम। कहां खुलती है? फ्रेनुलम में खुलती है। अगर इसके बाद बात की जाए तो इसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ श्लेष्मिक का स्त्रावण किया जाता है। क्या किया जाता है? श्लेष्मिक का स्त्रावण किया जाता है। अब इसके आगे अगर बात की जाए तो लार ग्रंथियों का जो स्त्रावण को क्या कहा जाता है? लार, या आप सेल्यूरा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सेल्यूरा। मीनिंग लिख देता हूं, SALIVA, सेल्यूरा। ठीक है, यानी कि इसको क्या कहा जाता है? जो लाल ग्रंथियों के द्वारा जिसका स्त्रावण होता है इसको क्या कहा जाता है? लार कहा जाता है। ये जो लार है आपका, वो लार क्या होता है? एक सार्य तरल होता है। क्या होता है? सार्य तरल। प्रकृति कैसी होती है इस लार की? सार्य तरल होता है। और सार्य तरल के बाद में अगर इसके अगले बिंदु पर बात की जाए तो इसमें श्लेष्मा, जल, लिखते जाना, समझते जाना, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम के बाद बात की जाते हैं तो टाइलिन नामक, क्या पाए जाते हैं इसमें? टाइलिन नामक एंजाइम उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? टाइलिन नामक एंजाइम स्थित होते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि जो लार में जो तरल निकाला जाता है ग्रंथि के द्वारा उसको लार या क्या कहा जाता है? स्लीवा कहा जाता है, जो कि उसकी प्रकृति क्या होती है? सार्य तरल होती है। और इसमें क्या होता है? श्लेष्मा, जल, लाइसोजाइम, टाइलिन नामक एंजाइम क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। और इसी कारण ये क्या करती है? इसी कारण ये भोजन के पाचक में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। क्या होते हैं? भोजन के पाचक में सहायक होते हैं। और इस लार का जो मुख्य कार्य है, या जो लार ग्रंथि के द्वारा जो लार स्त्रावित होती है उसका जो मुख्य कार्य है वो होता है भोजन को चिकना और घुलनशील बनाना, ताकि इसको हम क्या कर सकते हैं? आसानी से भोजन नली के द्वारा निगल सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये हुई आपकी कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि। अगर आप लाल ग्रंथि के चित्र के बारे में बात करें तो मैं आपके सामने लाल ग्रंथि का चित्र प्रदर्शित कर देता हूं, ध्यान से समझिए उसको। ये रहा आपका लार ग्रंथि का चित्र, आराम से देखिए। चित्र बना बनाया इसलिए ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। बाकी आपको कॉपी में बनाना है, मैंने आपको इसलिए बनाकर दिखा दिया सीधे, ताकि आप सीधे ही समझते रहे। बाकी इस बोर्ड पर अभी उस पेंसिल से चित्र नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए, एक होती है आपकी कर्णपूर्व ग्रंथि, ये रही आपकी कर्णपूर्व ग्रंथि। देखिए कहाँ पर पाई जाती है? कानों के नीचे अर्थात गालों पर। ये रही आपकी। दूसरी ग्रंथि कौन सी बताई थी आपको? अधोजम। अधोजम, ये रही आपकी अधोजम ग्रंथि। क्या बताया गया है कि जो अधोजम ग्रंथि है वो ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े के कहाँ पर पाई जाती है? जोड़ पर स्थित होती है। ये रही आपकी अधोजंब ग्रंथि। और सबसे लास्ट ग्रंथि थी आपकी अधोजीवा ग्रंथि। और अधोजीवा ग्रंथि ये रही आपकी, और कहाँ पर पाई जाती है? अधोजंब जीभ के नीचे पाई जाती है। तो इसके साथ ये आपकी कौन सी ग्रंथि संपन्न हुई? लार ग्रंथि। और अब इसके आगे अगर बात की जाए तो आपकी आती है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि आती है? अग्नाशय ग्रंथि। हेडिंग लगा लीजिए, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि।
और अग्नाशय ग्रंथि को आपको नाम बताया था पैनरेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैनरेज, PANCRES, पैनरेज। अब अगर अग्नाशय ग्रंथि के बारे में बात की जाए तो ये जो अग्नाशय ग्रंथि है वो एक मिश्रित ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि। अगर मिश्रित ग्रंथि के बाद इसके बारे में अगर बात की जाए, जो अंतःस्रावी हो और बहिःस्रावी भी हो, अर्थात ये अंतःस्रावी भी ग्रंथि है और बहिःस्रावी ग्रंथि भी है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि या मिक्सचर ग्लैंड, यानी कि अंतः प्लस बहिःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि, यानी कि दोनों रूप में पाई जाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। अगर इसके अगले बिंदु के बारे में बात की जाए तो ये अंतःस्रावी हार्मोन के रूप में इंसुलिन और ग्लूकोज का जो ग्लूकेगोन है उसका स्त्रावण करती है, और बहिःस्रावी के रूप में अग्नाशयी रस का स्त्रावण करती है। मैं नाम लिख देता हूँ, आप आराम से समझ लीजिएगा। अंतःस्रावी के रूप में कौन सी करती है आपकी? अंतःस्रावी के रूप में आप लिख लो कौन से स्त्रावित करती है हार्मोन। एक है आपका इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, और दूसरा कौन सा है? ग्लाइकॉन, ग्लाइकॉन, यानी कि अंतःस्रावी के रूप में तो ये करती है, और बहिःस्रावी के रूप में देखा जाए या बहिःस्रावी के रूप में कौन सा रस स्त्रावित करती है या कौन सा हार्मोन करती है, तो उस हार्मोन का नाम है आपका कौन सा हार्मोन? अग्न्याशय, अग्न्याशय रस का स्त्रावण करती है। अर्थात अग्नाशयी ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है, अर्थात ये बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की होती है, और अंतःस्रावी के रूप इंसुलिन और ग्लाइकॉन का करती है, और दूसरा है जो बहिःस्रावी के रूप में कौन सा रस है? अग्नाशयी रस। अगर इसके आकार के बारे में बात की जाए तो इसका जो आकार है वो यू आकार की होती है। कैसी होती है? यू आकार की, यानी कि इस ग्रंथि का आकार कैसा होता है? यू के आकार का होता है। अर्थात जो अग्नाशयी ग्रंथि है वो कौन सी होती है? यू आकार की होती है। अब जो इस बहिःस्रावी भाग से जो आपका अग्नाशयी रस स्त्रावण हुआ था उसकी जो प्रकृति है वो क्या होती है? आपकी क्षारीय प्रकृति होती है। कौन सी प्रकृति होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। और जो अग्नाशय के द्वारा ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव किया जाता है, कौन सा हार्मोन इस एंजाइम का? ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ये नाम रहा, देख लीजिए। कौन किसका? एंजाइम का। ये रहा आपका एंजाइम का स्त्रावण किसके द्वारा होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम का स्त्रावण तो आपको याद रखना है अग्नाशय द्वारा। किसके द्वारा? अग्नाशय द्वारा। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, नोट कर लेना आप, अग्नाशय के द्वारा। अब अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है उसका कार्य क्या होता है? तो जो ये ट्रिप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, यानी कि जो प्रोटीन है उसको एमिनो अम्ल में परिवर्तन करने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में अपनी भूमिका अदा करता है। अब अगर आगे के लिए बात करें तो जो इंसुलिन और जो ग्लूकागोन है हार्मोन, वो मिलकर शरीर में क्या करते हैं? रक्त में जो शर्करा का स्तर है, जो शर्करा की मात्रा है या जो शर्करा स्केल है उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है, अर्थात शर्करा की मात्रा को बनाए रखता है। अगर शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। क्या रोग होता है? मधुमेह रोग। और शर्करा की मात्रा कब बढ़ती है? जब इंसुलिन हार्मोन की क्या होती है? आपके कमी, अर्थात इंसुलिन हार्मोन की कमी होने के कारण कौन सा रोग होता है? वो होता है आपका मधुमेह रोग। ठीक है, तो चलिए
अगली ग्रंथि के बारे में अगर हम बात करें तो अगली ग्रंथि है अपनी यकृत ग्रंथि, और इस यकृत ग्रंथि को अंग्रेजी में कहा जाता है लीवर। क्या कहा जाता है? लीवर। ये रही आपकी यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि। अब अगर यकृत ग्रंथि के बारे में बात करें कि यह यकृत ग्रंथि क्या होती है, तो ये क्या करती है कि विभिन्न अंगों द्वारा पाचन रस स्रावित करती है। तो ये जो ग्रंथि है ये किस में स्थित होती है? ये जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उसी में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है। नाम नोट कर देता हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा कि कौन से प्राणियों में पाई जाती है। तो ये कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है, अर्थात रीढ़ की हड्डी वाले प्राणियों में पाई जाती है। कशेरुकी प्राणियों में। नाम बड़ा नोट कर दिया है, आराम से देखना, आराम से समझना। अब अगर इसके आगे के बारे में बात की जाए तो ये कहाँ पर पाई जाती है मनुष्य के शरीर में, तो इसके मनुष्य के शरीर में पाई जाने की अगर जगह देखें तो ये जो अपने पेट के दाहिनी ओर, कहाँ? पेट के दाहिनी ओर, यानी कि राइट हैंड साइड जो डायफ्रामा होता है। क्या होता है? डायफ्रामा। उस डायफ्रामा के नीचे पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? डायफ्रामा के नीचे पाई जाती है, अर्थात पेट में दाहिनी ओर ऊपर डायफ्रामा के नीचे पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि? आपकी यकृत ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? यकृत ग्रंथि। अब इस यकृत ग्रंथि के बारे में आगे बात की जाए कि यकृत ग्रंथि क्या है, तो ये यकृत ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। और जो यकृत ग्रंथि है वो कोशिकाओं, यकृत ग्रंथि की कोशिकाओं के द्वारा जो रस स्त्रावित होता है उसका नाम होता है पीत रस, अर्थात पीत का स्त्रावण होता है। कौन सी ग्रंथि के द्वारा? यकृत ग्रंथि के द्वारा। अब अगर पीत स्त्रावण होता है जो कहाँ से होता है? यकृत नलिका से होते हुए जो एक पतली पेशीय थैली होती है जिसको आप कह सकते हैं पित्ताशय। किसके क्या कह सकते हैं? पित्ताशय। उस पित्ताशय में क्या होती है? ये संग्रहित या जमा होती है। किस में जमा होती है? पित्ताशय में जमा। और इसका कार्य होता है या इसका क्या कार्य है उसके बारे में बात की जाए तो इसका मुख्य कार्य है विटामिन ए का संश्लेषण करना। क्या करना? विटामिन ए का संश्लेषण करना। अगर आपको पूछ लिया जाए कि विटामिन ए का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है तो आपका उत्तर होगा यकृत ग्रंथि के। किसके द्वारा? पीत एंजाइम के द्वारा। ठीक है। इसके आगे अगर बात की जाए, पेज चेंज कर लेते हैं अपना ताकि आप आराम से देख पाओ। अब अगर ये जो यकृत है वो इस पीत रस के अलावा क्या करता है? यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोज के रूप में, यानी कि यकृत क्या करता है? जो ग्लूकोज है इस ग्लूकोज को किसके रूप में संचित रखता है? ग्लाइकोजन। किसके रूप में? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, यानी कि इसको ग्लाइकोजन के रूप में क्या रखता है? संचित रखता है या संग्रहित रखता है। अब अगर पीत का लगातार स्त्रावण करना यकृत का प्रमुख कार्य होता है, जबकि पीत में एंजाइम नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? पीत में एंजाइम नहीं होते हैं। पीत में एंजाइम नहीं होते हैं। अब अगर पीत में एंजाइम नहीं होते हैं तो फिर क्या होता है कि अगर पीत में एंजाइम नहीं होते हैं फिर भी इसमें क्या होता है? पीत लवण भोजन, यानी कि अगर विशेष रूप से देखा जाए तो वसा के पाचन के लिए क्या होता है? अति आवश्यक। किसके पाचन के लिए? वसा के पाचन के लिए ये जो पीत रस है वो क्या होता है? अति आवश्यक होता है। क्या होता है? अति आवश्यक होता है। अब अगर आगे इसके बारे में की जाए तो जो ये पीत रस का अगला कार्य है तो ये क्या करता है? भोजन को सड़ने से रोकता है। क्या करता है? भोजन को सड़ने से रोकता है। भोजन को सड़ने से
रोकता है। तो अगर आपको पूछ लिया जाए शरीर में भोजन को सड़ने से कौन सा रोग रस रोकता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए पीत रस। और उसके साथ साथ अगर बाकी की बात की जाए तो लंबे समय तक शराब का सेवन करने से क्या होता है कि जो हेपेटाइटिस बी और सी का संक्रमण और विषाक्त धातुओं आदि के कारण ये यकृत क्या हो जाता है, यकृत में एक रोग होता है और उस रोग का नाम होता है आपका, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसको कहते हैं यकृत सिरोसिस। क्या कहते हैं? यकृत सिरोसिस। ये रहा, आप आराम से देख लीजिए, यकृत सिरोसिस। अगर आपको पूछ लिया जाए कि मनुष्य में यकृत सिरोसिस जो नामक रोग है वो क्यों होता है, तो इसका मुख्य कार्य है लंबे समय तक शराब का सेवन करने से। अगर आपको पूछ लिया जाए कि ये लंबे समय तक अगर शराब का सेवन किया जाए तो क्या हो सकता है, तो आप बता सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी और सी का संक्रमण भी बढ़ सकता है और एक अन्य रोग है जिसका क्या नाम है, यकृत सिरोसिस नामक, वो भी हो सकता है। अब अगर यकृत के जो अन्य कार्य देखे जाए या यकृत के कार्यों के बारे में बात की जाए तो यकृत का जो कार्य है वो देखिए, कार्य, अगर यकृत के कार्य में बात करें तो बाइल जूस या आप कह सकते हैं यूरिया का संश्लेषण करना होता है। अगर दूसरे बिंदु के बारे में की जाए बात तो जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं अर्थात ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनको क्या करना, संग्रहण करना। और तीसरा कार्य देखा जाए तो एंजाइमों का स्रावण करना। और चौथा है आपका हिपेरिन नामक, उसका स्रावण। और जो लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसका संग्रहण करना, उसके लिए संग्रहण करना आपका आयरन का। किसका? आयरन का। तो विद्यार्थियों ये हुई आपकी कौन सी ग्रंथि, यकृत ग्रंथि। अब अगर आगे के बिंदु के बारे में बात की जाए तो अगली बात है वो किस टॉपिक के बारे में होगी, तो कुछ मैं आपको ग्रंथियों के नाम, उसके द्वारा जो स्त्रावित होने वाले एंजाइम है वो, और उनके कार्य और कार्य स्थलों के बारे में देख लेते हैं। बाकी जो अपनी पाचक ग्रंथियां थी तीन, कौन कौन सी, लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और यकृत ग्रंथि, ये तीनों पूरी हो चुकी है। तो अब आपको जो मैं चीज़ बोलूँ वो ध्यान से देख समझना, और हो सके तो अपनी इस वॉइस को रोक रोक कर यानी वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर लेना, ठीक है। तो अगली जो बात होगी अपनी किसके बारे में होगी, विभिन्न पाचक अंगों के द्वारा स्त्रावित पाचक रस और उनके कार्य, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखिए, आप ऊपर नाम तो लिख लेना कि पाचक अंगों के द्वारा स्त्रावित पाचन रस तथा उनके कार्य। तो मैं सिर्फ और सिर्फ बोलता जाऊंगा, छोटे छोटे नाम लिखते जाऊंगा, बाकी की जो आपकी सारणी है वो आपको बनानी है। अगर पाचक रस को स्त्रावित करने वाले अंग या ग्रंथि की बात की जाए तो हम पहले लेते हैं लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि। मैं अलग अलग पेंसिल से लिख दूंगा, आप आराम से लिख लेना। पहली है आपकी लार ग्रंथि। अब अगर लाल ग्रंथि से स्त्रावित एंजाइम के बारे में बात की जाए तो इसके द्वारा कौन सा एंजाइम होता है, तो उस एंजाइम का आप नाम लिखिए टाइलिन या एमिलेज। क्या? टाइलिन या एमिलेज। कौन से एंजाइम स्त्रावित होते हैं? टाइलिन या एमिलेज। अब इनका कार्य क्या होता है वो देखिए। जो पॉलीसेकेराइड जो शर्करा होती है, पॉलीसेकेराइड जैसे स्ट्रोज, ग्लाइकोजेन और आदि को क्या करना, छोटे छोटे पॉलीसेकेराइड्स के रूप में या माल्टोस के रूप में परिवर्तित करना या सरलीकृत करना। और इसका जो कार्य स्थल होता है वो होता है आपकी मुख गुहा। यानी कि जो ये लार ग्रंथि है वो आपकी कहाँ पर पाई जाती है? मुख गुहा में। सीधा देखिए लार ग्रंथि, कौन सा एंजाइम, तो एंजाइम का नाम है आपका टाइलिन या एमिलेज। कार्य होता है जो पॉलीसेकेराइड होते हैं उनको छोटे छोटे पॉलीसेकेराइड में तोड़ना या माल्टोज के रूप में तोड़ना। अब अगर अगली ग्रंथि के बारे में बात की जाए
तो अगली ग्रंथि है आपकी आमाशय ग्रंथि। और आमाशय ग्रंथि कौन सा रस स्रावित करती है? आमाशय ग्रंथि रस के बारे में बात की जाए तो यह करती है जठर रस। कौन सा रस? जठर रस स्रावित करती है। एंजाइम के बारे में बात की जाए तो इसके द्वारा पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम। कौन सा? पेप्सिन और दूसरा नाम है रेनिन नामक जो एंजाइम होते हैं, इसके द्वारा स्रावित होते हैं आमाशय ग्रंथि के द्वारा। अब अगर इसका कार्य देखा जाए, यानी कि इस पेप्सिन और रेनिन नामक जो एंजाइम है इनके कार्य क्या है, तो ये क्या करते हैं? प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करते हैं? लिख देता हूं यहां पर, देखिएगा। प्रोटीन, ये प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है? अलग पेन से लिख देता हूं, समझ जाना। प्रोटीन को करता है पेप्टाइड। किस में करता है? पेप्टाइड। और जो कैसिन होता है उसको किस में परिवर्तित कर देता है या किस में कन्वर्ट कर देता है, उसको देखिए, उसका नाम है पैराकैसिन। क्या? पैराकैसिन। तो ये तो हुए इसके कार्य। और जो इसका जो कार्य स्थल है, या आप कह सकते हैं ये कहाँ पर होते हैं क्रिया, तो वो क्रिया होती है आपकी आमाशय में। शरीर के कौन से अंग में? आमाशय में। इसके बाद अगर बात की जाए जो अग्नाशय ग्रंथि, ये तो हुई आमाशय। अब जो ग्रंथि है वो है आपकी अग्नाशय ग्रंथि। इसके द्वारा जो विशेष रूप से जो एंजाइम स्रावित होते हैं उनके नाम है आपके एमिलेज। क्या है? एमिलेज। दूसरा नाम है आपका टिप्रेसिन। अगला नाम है आपका काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन। इसके अगले नाम के बारे में बात की जाए तो इसका अगला नाम है कार्बोक्सिक पेप्टाइज। कार्बोक्सिक पेप्टाइड। और इसके अगले नाम के बाद में की जाए तो वो होता है आपका न्यूक्लिजेज। क्या होता है? न्यूक्लिजेज। ये तो होते हैं इसके द्वारा क्या? एंजाइम स्रावित। अब अगर इसके बाद के बारे में बात की जाए तो क्या होता है, इसके कार्य क्या है, तो ये स्टार्च को किस में बदलती है? स्टार्च को किस में कन्वर्ट करती है? माल्टोज में। प्रोटीन को किस में? पेप्टाइड में। और प्रोटीन, पेप्टाइड आदि को किस में कर देती है? अमीनो अम्ल में। और वसा को किस में करती है? गोनोक्लाइस्ट्राइड में और वसी अम्लों में। और जो डीएनए, जो आरएनए होते हैं उनको किस में चेंज करते हैं? न्यूक्लियोटाइड में। और जो इसका स्त्रावण कार्य या इसका जो कार्य स्थल है वो होती है आपकी छोटी आंत। क्या होती है? छोटी आंत। क्या होती है? छोटी आंत। ये होती है आपकी अग्नाशय ग्रंथि। अब अगर आगे के बारे में बात की जाए तो अगला है आपका यकृत ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि। विद्यार्थियों, ये पाठ काफी बड़ा है, ज्यादा अंकों का है, तो ये कम से कम 4-5 पार्टों में चलेगा। अब यकृत ग्रंथि के बारे में बात की जाए तो इसके द्वारा जो एंजाइम है वो पीत लवण होता है। कौन सा लवण? पीत लवण। अगर इसके आगे बात की जाए तो इसका जो कार्य है वो वसा को वसीय अम्ल या वसा गोलिका में कन्वर्ट करना होता है। और ये जो इसका कार्य स्थल है वो क्या होता है? आपकी छोटी आंत होता है। क्या होती है?
छोटी आंत होता है। अब अगर आगे के बिंदु, इसके बाद आगे के बिंदु के बारे में बात की जाए तो अगला टॉपिक जो आपका है वो होता है भोजन का पाचन। क्या होता है? भोजन का पाचन। अब भोजन का पाचन किस प्रकार होता है वो देख लीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है। कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्ड होंगे वो मैं लिख दूंगा, आप नोट करते रहना। अगली हेडिंग है अपनी भोजन का पाचन। भोजन का पाचन हेडिंग लगा लीजिए आप। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अब अगर भोजन के पाचन के रूप में बात की जाए कि भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, तो इसमें भोजन के पाचन में जो एंजाइम कार्य करते हैं वो किस प्रकार करते हैं उसको देखा जाए तो ये तो मैं आपके बोर्ड पर लिख रहा हूं, वो समझ लेना आप कि जो आपका जो कार्बोहाइड्रेट पाचक है, कौन सा पाचक? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पाचक ये क्या करता है देखिए, इसका कार्य है जो एनिलेज, माल्टेज या सुक्रोज आदि, यानी कि कौन से एंजाइम? माल्ट, एनिलेज, दूसरा है आपका माल्टेज या माल्टोज, तीसरा आप है सुक्रोज। कौन सा? सुक्रोज। यानी कि कार्बोहाइड्रेट के पाचक के रूप में कौन कौन से एंजाइम होते हैं या कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कौन कौन से एंजाइम सहायक होते हैं, तो एमिलेज, माल्टोज और सुक्रोज, ये जो तीन एंजाइम है वो किसके पाचन में सहायक होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के पाचक में सहायक होते हैं। अब अगर हम प्रोटीन के पाचन के बारे में बात की जाए, प्रोटीन के पाचन के बारे में बात करें तो आप देखिए, या हेडिंग लिख लीजिए, प्रोटीन का पाचक। प्रोटीन का पाचन। अब इसको एक ध्यान से सुनिए, हम भोजन के पाचन के बारे में पढ़ रहे हैं तो भोजन में मुख्य रूप से जो अवयव उपस्थित होते हैं कौन कौन से है? जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है, न्यूक्लियोराइड है आदि के पाचन में कौन कौन से एंजाइम सहायक होते हैं, कौन कौन से एंजाइम होते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो अगर प्रोटीन के पाचन के बारे में बात की जाए तो प्रोटीन का जो पाचन है वो एक होता है टिप्रेशन नामक एंजाइम, टिप्रेशन एंजाइम। दूसरा है आपका काइमोटेप्रेसिन, काइमोटेप्रेसिन। तीसरा है आपका पेप्सिन। कौन सा है? पेप्सिन। ये जो तीन एंजाइम है इनका क्या कार्य है? प्रोटीन का पाचन करना। या प्रोटीन के पाचक में कौन सहायक होते हैं? टेप्रेसिन, काइपोटेप्रेसिन और पेप्सिन। अब अगर हम वसा के पाचन की बात करें तो वसा के पाचन में क्या होता है? वसा के पाचन के बारे में बात की जाए तो वसा के पाचन में एक जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है लाइपेज। क्या होता है? लाइपेज। ये किसके रूप में सहायक होता है? वसा के पाचन के रूप में सहायक होता है। और जो लास्ट आता है वो है आपका न्यूक्लिएजेज। क्या? न्यूक्लिएजेज। अब अगर न्यूक्लिएजेज के बारे में बात की जाए कि न्यूक्लिएजेज क्या है तो इसके बारे में देखिए आप,
काफ़ी देर से ये कि पेन चल रहा है, ये चेंज कर देते हैं। इसके पाचन में इसके नाम का ही जो एंजाइम होता है वो उपस्थित होता है, यानी कि न्यूक्लिएजेज, और दूसरा होता है आपका, उसका नाम है न्यूक्लियोटाइडेज। ये क्या होते हैं? भोजन के रूप में जो न्यूक्लियोटाइडेज होते हैं उनके पाचन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। अब चलिए भोजन का जो पाचन है किस प्रकार होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो आप अब सिर्फ आपको सुनना है, लिखना कुछ नहीं है, ठीक है। अगर कोई लिखने की चीज़ होगी तो मैं पेज चेंज करके आपको आराम से लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भोजन को हम जब चबाते हैं या भोजन चबाते हैं तो क्या उत्पन्न होती है? मुंह में लार उत्पन्न होती है, यानी कि भोजन को चबाने और लार के साथ मिलने का कार्य जो होता है वो कहाँ पर होता है? मुख गुहा में होता है। किस में होता है? मुख गुहा में। अर्थात जैसे ही हम भोजन का निवाला मुंह में लेते हैं, उसको चबाते हैं दांतों के माध्यम से, तो हमारे मुख में जो लार ग्रंथि होती है उसके द्वारा कौन सा रस स्त्रावन होता है? ये लार, जिसको क्या कहते हैं? सलाइवा। वो क्या करते हैं? भोजन को क्या कर देते हैं? एक साथ मिलाकर चिकना बना देते हैं ताकि वो उसको निगलने में क्या हो? आसानी। तो जो भोजन को चबाने और लार के साथ मिलने का कार्य कहाँ पर संपन्न होता है या कहाँ पर होता है? हमारी मुख गुहा में संपन्न होता है। उसके बाद होता है क्या है कि जो लार का श्लेष्मा भोजन के कणों को चिकना कर उन्हें चिपकने में मदद करता है, यानी कि जो हमारे भोजन को जो टुकड़े हुए उनको चिपकने में कौन कार्य करता है? आपको बताया था लार ग्रंथि में श्लेष्मा भी होते हैं। श्लेष्मा, तो जो श्लेष्म है वो भोजन के कणों को क्या बना देते हैं? चिकना बना देते हैं। क्या बना देते हैं? चिकना बना देते हैं। अब भोजन क्या करता? देखिए, भोजन अब कैलस के रूप में क्रमाकुंचन गति के द्वारा ग्रसनी में से होकर कहाँ होता है? ग्रासिका। पहले कहाँ जाता है? ग्रसनी में जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है? ग्रासिका में। उसके बाद क्या हो जाता है? ग्रासिका के माध्यम से जो ग्रसिका का जो मुख है वो किस में खुलता है? आमाशय में खुलता है। तो वो भोजन कहाँ पहुँच जाता है? आपका आमाशय में पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है? आमाशय में पहुँच जाता है। अब अगर छोटे बच्चों के बारे में बात की जाए तो जो नवजात शिशुओं में क्या होता है कि पेप्सिन के साथ जठर रस का स्त्रावन होता है। कौन सा? जठर रस में रेनिन नामक जो एंजाइम होता है वो पाया जाता है, और ये क्या करता है? दूध प्रोटीन के पाचन में सहायक करता है। अर्थात जो नवजात शिशु है जो माता का दूध का सेवन करता है उसका जो पाचन होता है कैसे करते हैं कि इनमें जो पेप्सिन के साथ जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है, और उसका मुख्य कार्य होता है जो दूध होता है उसके प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अब अगर इसके आगे के बारे में बात की जाए तो जो ऑक्सीटेनिक कोशिकाएं होती है, कौन सी कोशिकाएं? ऑक्सीटेनिक कोशिकाएं, उसमें क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावन करती है, यानी कि जो आमाशय में ऑक्सीटेनिक कोशिकाएं वो किसका स्त्रावन करती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, और इस HCl का मुख्य कार्य होता है भोजन के पाचन में सहायक, और ये ग्रंथ किसके द्वारा स्थित होता है? आमाशय में। तो आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावन होता है तो आमाशय में भोजन कुछ घंटे ठहरता है। क्या करता है? ठहरता है। अर्थात आमाशय में जो भोजन है कुछ देर के लिए क्या रहता है? संग्रहित रहता है। फिर क्या होता है कि जो पेशीय संकुचन के द्वारा कौन सा रस इसमें मिश्रित कर दिया जाता है? जठर रस। कौन सा रस? जठर रस मिश्रित होकर इसमें क्या करते हैं? कायम का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और निर्माण करने के बाद में क्या होता है? जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो क्या करता है? इसमें भोजन का पाचन करता है या भोजन के पाचक में सहायक होता है। यह था आपका भोजन का पाचन। किसका पाचन? भोजन का पाचन। अब अगर आगे के बिंदु के बारे में बात की जाए या इसके आगे पढ़ा जाए तो अगला टॉपिक होगा हमारा श्वसन एवं श्वसन तंत्र, यानी कि मनुष्य में जो श्वसन क्रिया है वो किस प्रकार होती है, किस प्रकार नहीं होती है, श्वसन क्या है, श्वसन किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपना अगला जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं, श्वसन एवं
श्वसन तंत्र। हेडिंग लगा लीजिए आप, पहले पेज बढ़ा देते हैं थोड़े। श्वसन वे श्वसन तंत्र। अब अगर पहले बात करें हम तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, किसके बारे में, कि ये श्वसन होता क्या है, ये श्वसन क्या है। ठीक है, इसका जो चित्र है वो आपको ये श्वसन क्रिया पढ़ाने के बाद आपके सामने प्रदर्शित कर दिया जाएगा बोर्ड पर। आप आराम से देख लेना, समझ लेना, फिर अपनी कॉपी में बना लेना। यानी कि जो श्वसन तंत्र के जो मुख्य अंग होंगे, उनके कार्य किस प्रकार होंगे, उसके बारे में लिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। श्वसन क्या होता है। अब अगर श्वसन क्रिया को समझना है तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आप आराम से समझना। समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके आराम से पूछ सकते हैं। अब हमारी जो क्लास होगी वो 15 मिनट तक होगी, और क्योंकि 1 घंटा हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्लास नहीं लग सकती है। बाकी की जो क्लास होगी वो अपनी अगले टॉपिक में होगी, पार्ट 3 में। पहले भी बता दिया था, पार्ट ज़्यादा अंकों का है, ज़्यादा बड़ा है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए आज अपन श्वसन के बारे में पढ़ लेते हैं, और जो श्वसन का जो चित्र है वहाँ तक पढ़ लेते हैं। बाकी का जो चैप्टर है वो कल से शुरू करेंगे, तीसरे पार्ट से। कहाँ से? तीसरे पार्ट यानी कि पार्ट 3 से शुरू करेंगे। चलिए श्वसन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। कि ऊर्जा प्राप्त करने हेतु जो कोशिकाओं में जो पोषक तत्व का है वो ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण करती है, यानी कि O2 यानी कि ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण करती है। और इस क्रिया में फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? एटीपी का। किसका? एटीपी का। अब अगर एटीपी का निर्माण होता है तो उसमें क्या बनती है? जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसमें जो हानिकारक CO2 गैस उत्पन्न होती है, यानी कि श्वसन क्रिया के करते हैं तो शरीर में ऊर्जा बनती है, और उस ऊर्जा से कौन सा हानिकारक जो गैस उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है? CO2 होती है। तो आप एक बात ध्यान रखना कि श्वसन के रूप में तो अपन ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं, और उत्सर्जन के रूप में या उच्छ्वसन के रूप में अपन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 करते हैं। अब ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इस प्रक्रिया में क्या होती है? जो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसका शरीर में प्रवेश करना, और जो शरीर के अंदर जो CO2 है या कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या करना? उत्सर्जन करना क्या होता है? अति आवश्यक होता है। तभी शरीर में एटीपी का निर्माण होता है या ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब अगर आगे बात की जाए तो गैसों का जो ये आदान प्रदान है तो किस रक्त के माध्यम से होता है। ये किसके माध्यम से होता है? रक्त के माध्यम से। जब हमारी इस YouTube चैनल पर मानव रक्त पढ़ाया गया था उस समय ये बताया गया था कि जो रक्त का कार्य थे उसमें कि इसका मुख्य कार्य है गैसों का आदान प्रदान करना। तो इन शरीर में इन गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? रक्त करता है। अब आगे के बारे में बात की जाए तो आदान प्रदान करते हैं तो जो क्रिया है वह पर्यावरण, रक्त और कोशिकाओं के मध्य होती है, यानी कि पर्यावरण से कौन सी गैस ली जाती है? ऑक्सीजन। इनको ले जाने और ले आने का कार्य कौन करते हैं? रक्त। और इनका आदान प्रदान किस में होता है? कोशिकाओं में। तो अर्थात जो ये श्वसन क्रिया होती है वो किसके मध्य होती है? पर्यावरण, रक्त और कोशिकाओं के मध्य संपन्न होती है। ये क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? आपकी श्वसन कहा जाता है। अर्थात श्वास लेने की जो क्रिया होती है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करना और ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करना, ये जो क्रिया होती है आपकी क्या होती है? श्वसन क्रिया होती है। चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगली कक्षा हमारी कल तीसरे पार्ट के साथ होगी। धन्यवाद।